मैडम टैक्सेशन ने टैक्स सिस्टम को इतना क्रिएटिव बना दिया है कि आपको पॉपकॉर्न खाने के पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि आप सॉल्टेड खाएं या कैरेमल। और जीएसटी का तो ये आलम है कि आप रोटी खाओ तो टैक्स, आप कपड़ा पहनो तो टैक्स, आप मकान में रहो तो टैक्स। अरे भाई, जब इतना टैक्स लगा ही रहे हो तो आदमी के सांस लेने पर भी लगा दो। दिल्ली वाली पोल्यूटेड हवा पर 12%, गाँव की हवा पर 18% और पहाड़ों की लग्जरी हवा पर 28% जीएसटी। लेकिन जब सरकार का इससे भी पेट नहीं भरा तो उन गरीब बच्चों पर भी टैक्स थोप दिया गया जो घर परिवार छोड़कर और भूख प्यास त्याग कर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। मैडम ने उनके एग्जाम फॉर्म पर भी 18% जीएसटी लगा दिया। इसलिए कहते हैं एजुकेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम टैक्सेशन, यानी शिक्षा टैक्स मुक्त होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताओ, एजुकेशन टैक्स फ्री होना चाहिए या नहीं? निर्मला ताई नहीं चाहती कि आप फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न खाएं क्योंकि प्लेन पॉपकॉर्न का 5% जीएसटी, पर उस पर अगर सॉल्ट ऐड कर दिया जाए तो 12% जीएसटी और कैरेमल ऐड करने पर 18% जीएसटी है। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ पॉपकॉर्न के साथ है तो और सुनिए, पूरा नारियल खरीदने पर 0% जीएसटी, पर उसका पानी चाहिए तो 12% जीएसटी और उसके स्लाइसेस भी चाहिए तो सीधे 18% जीएसटी। बुक्स पर तो 0% जीएसटी है, किंतु नोटबुक्स खरीदने पर 12% जीएसटी। मतलब पढ़ाई करने के लिए बुक्स ले लो, पर लिखने का सोचा तो एक्स्ट्रा जीएसटी देना ही पड़ेगा। होटल में रोटी खानी तो 5% जीएसटी और पराठे खाने पर 18% जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से पराठे लग्जरी आइटम्स हैं। और अब तो ईवीएस और सेकंड हैंड कार्स को भी नहीं बख्शा ताई ने, उन पे भी 18% जीएसटी लगा दिया। पर जो रियल लग्जरी आइटम्स हैं जैसे गोल्ड, डायमंड और ज्वेलरी, उन पे बस 3 से 5% जीएसटी है। मतलब असली लग्जरी तो यह है कि आप बेसिक अफोर्ड कर सको, पर अभी तक फॉलो बटन पर कोई टैक्स नहीं आप बिना टेंशन के दबा सके। सोचिए, एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने जाता है और उसका आईफोन मंदिर की दान पेटी में गिर जाता है। अब सवाल यह है कि क्या उसे उसका आईफोन वापस मिलना चाहिए या नहीं। मैं बताता हूँ मंदिर वालों ने क्या किया। यह मामला है चेन्नई के कंदस्वामी मंदिर का, जहां एक आदमी जेब से पैसा निकाल रहा था, तभी उसका फोन निकलकर दान पेटी में गिर जाता है। और जब उसने अपना आईफोन वापस मांगा तो मंदिर मैनेजमेंट बोला कि यह वो तो भगवान के खाते में चला गया, भगवान को अर्पित हो गया, अब वापस नहीं मिलेगा, आप घर जा सकते हो। बट ये जरूर बोले कि तुम अपना सिम कार्ड और फोन का डाटा वापस ले सकते हो। अभी यह कितनी अजीब बात है कि भगवान को दक्षिणा अपनी श्रद्धा से दी जाती है। एक तो बंदा बोल रहा है कि गलती से गया है, फिर भी उसका फोन वापस नहीं दे रहे। दूसरा यह है कि सिम कार्ड वापस करके क्या फायदा। अब क्या भगवान अपना आधार कार्ड लगाकर नया सिम कार्ड खरीदने वाले हैं? ऐसा कुछ है क्या? मंदिर प्रशासन ने सही किया या गलत? आप लोग कमेंट में बताएं। लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पैसा नहीं है, अमीर नहीं है, अधिकारी का बेटा नहीं, पापा टेम्पो चलाते। यह कोई अपराधी नहीं है जो अपराधियों जैसे लाठियां बरसाई जा रही हैं, और ना ही ये पुलों और सड़कों का ठेका पाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बीपीएससी के छात्र और भविष्य के अधिकारी हैं। अगर हर महीने गिर रहे पुल पर बिहार सरकार ध्यान देती तो बिहार का विकास हो जाता है। दरअसल 13 दिसंबर 2024 को 2035 एसडीएम, डिप्टी एसपी समेत कई बड़े पदों के लिए बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। बट पटना बापू परीक्षा केंद्र पर डीएम पटना के अनुसार एक हाल में 273 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था थी, किंतु वहाँ 192 क्वेश्चन पेपर ही लाया गया, जिसके बाद पेपर लीक की अफवाह फैल गई। उसके बाद लीक वाले सेंटर का पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन छात्रों की मांग है कि सभी का पेपर कैंसिल हो और पुनः एग्जाम हो। इसलिए लगभग 15 दिनों से पटना में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम और आप कड़कती ठंड में रजाई में मुंह बंद करके लेटे होते हैं, तब छात्र उसी खुले आसमान में दिन और रात कड़कती ठंड में प्रोटेस्ट करने को मजबूर है। तो वहाँ सरकार का कोई आदमी देखने तक नहीं आता और उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। प्रोटेस्ट कर रहे कई छात्र बीमार हो गए। यहाँ तक पेपर लीक से आहत सोनू नाम के एक छात्र ने सुसाइड भी कर लिया। वहीं हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, किंतु पटना में लड़कियों को सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? शर्मनाक बात है। डोंट वरी, अगर अभी छात्रों को नहीं सुने तो नेक्स्ट ईयर बिहार सरकार का भी एग्जाम है, जनता जरूर सुनाएगी। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी छात्रों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताइए। भाई, पब्लिक का 80 करोड़ रुपए खर्च करके शानदार पुल बनाया गया जो सीधे दीवार पर खुलता है। हमारे गुजरात के अहमदाबाद में नगर पालिका वालों ने एक पुल बनाने 5 साल लगा दिए और पूरे 80 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद यह पुल बनकर तैयार हुआ। बेसिकली पुल का पर्पस था कि लोगों को ट्रैफिक समस्याओं से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन गाड़ी क्या दीवार में घुसाएंगे? अब लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने 5 साल तक इतनी घटिया प्लानिंग करके और 80 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। पर क्या फर्क पड़ता है, दोबारा बन जाएगा। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ही अहमदाबाद में 42 करोड़ रुपए खर्च करके फ्लाईओवर बनाया गया, लेकिन वो अभी खराब निकला, जिसको अब तोड़कर फिर से बनाने में 52 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। वैसे तो हमारे देश में फ्लाईओवर के मामले में गुजरात और बिहार दोनों मॉडल टॉप पर है। बिहार में बनते हैं तो गिर जाते हैं, गुजरात में बन जाते हैं तो तोड़कर दोबारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है गुजरात और बिहार के पुलों पर? कमेंट में बताएं। अगर आप पूरा दिन रील देखते हो तो ये सुनने के बाद आपके पैरों तले धरती खिसक जाएगी। इस वजह से आपको गंभीर डराने वाली बीमारी हो सकती है। इसका नाम है ब्रेन रोट। 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट जारी कर ब्रेन रोट के बारे में बताया
जिसका मतलब होता है मानसिक स्थिति खराब होना। जब आप ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते हो उस वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है। इस वजह से आप अपने काम में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, सिर में दर्द होता है और रात में नींद नहीं आती, अच्छे से सो भी नहीं पाते हो। जिनसे आपको लगाव होता है उनसे दूर होने लगते हो, जिससे आपका रिलेशन खराब होने लगता है। कंटेंट का ओवर कंजप्शन आपका लाइफ खराब कर सकता है, आपका दिमाग अंदर से मरने लगता है। इसलिए आप ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम मत करो और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो। काफ़ी दिनों से इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अगर आप यह हेयर ऑयल लगाते तो रातों रात अनुपम खेर से सीधे अनिल कपूर बन जाओगे। इस स्कैम का नाम है आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम। मैं किसी एक आदिवासी हेयर ऑयल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और सभी यही बोलते हैं कि मैं ही ओरिजिनल हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोडक्ट सेलिंग करना नहीं, बल्कि अपने आप को एक गरीब और अनपढ़ बताकर सिंपैथी लेना है। और यह बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। और इनके प्रोडक्ट्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहीं नहीं लिखा है। और फिर यह हेयर ऑयल ही नहीं, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, इन सब तक पहुँच जाएंगे। और फिर इसे रोकना है गंजे के सिर पर बाल उगाने जैसा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको हमारी कंट्री में हेयर ऑयल या कोई प्रोडक्ट बेचना है तो ढेरों सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने होंगे, कई सारे लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन आदिवासी हेयर ऑयल वाले मेंटोर्स की जिंदगी जी रहे हैं। इनका ईट 5 स्टार और डू नथिंग वाला फार्मूला है, क्योंकि आदिवासी हेयर ऑयल को इन रूल्स और रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं और कुछ नहीं। इनके पास अलावा 3 व्हाट्सएप नंबर के और ढेरों सारा पैसा, जिसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा रहे हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स को फ्री प्लेन टिकट्स और होटल बुक करवा के अपने गांव में बुला करके ब्लॉग्स करते हैं। 10 से 15 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर खर्च किए। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, अभी तो जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज किया है उनको अभी तक इससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिले। अगर आप में से किसी ने इस ऑयल को परचेज किया है तो मुझे कमेंट में बताइए इसका रिजल्ट मिला या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ आया है जो कि अंडर एज के बच्चे यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको सोशल मीडिया यूज नहीं करने दिया जाएगा। They're making 16 years old the minimum age for social media. तो कि भारत में भी इस लॉ की बहुत ज़्यादा जरूरत है, वरना कैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। एक वो लड़का नवरत्न यादव है जो कि समाजवादी पार्टी को बहुत सपोर्ट करता है। पूछने पर कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो तो मुंह बंद कर लेता है। पढ़ाई नहीं करोगे? हाँ? पढ़ाई नहीं करोगे? हम तेरे तेना तेरे आप मतलब 10 का टेबल सुनाओ, 5 का टेबल सुनाओ। अरे एक लड़का अभिनव अरोड़ा जो कि भक्ति के बहुत सारे वीडियो डालते रहता है, उससे भी पूछा जाता है कि पढ़ाई लिखाई करते हो या नहीं, तो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन 80 महीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या। ऐसे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ध्यान पढ़ाई लिखाई की तरफ कम और सोशल मीडिया पर अधिक दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो स्वयं या उनके पेरेंट्स ने फिगर आउट कर लिया है कि सोशल मीडिया एक बढ़िया टूल्स है, इस पर एक बार वायरल हो गए तो ब्रांड्स आने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे, तो पढ़ाई लिखाई का क्या करना है, पैसा तो आ ही रहा है, जॉब यही लग रही है, इतना लंबा पढ़ेंगे लिखेंगे फिर जॉब लगे या ना लगे। मुझे लगता है कि ये और इनके माँ बाप इनकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये छोटे छोटे बड़े हो जाएंगे, पूरी जिंदगी के लिए मीम बनकर रह जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी एक मिनिमम एज के लिए कट ऑफ होना बहुत जरूरी है। उससे पहले ना आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, ना ही उल्टे सीधे चीजें क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो विराट कोहली ने कई मौके दिए स्टेडियम में फैंस को सीटियां और तालियां बजाने के लिए, लेकिन अब फैंस के लिए बुरी खबर यह आ रही है कि विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा परिवार के साथ भारत छोड़कर परमानेंट लंदन शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दावा कर रहे हैं कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा। वैसे उनका परिवार लंदन में रहना शुरू कर दिया है। जब से बेटे अकाय का जन्म हुआ है तब से अनुष्का शर्मा अपना ज़्यादा वक्त लंदन में ही बिताती है। विराट कोहली भी अक्सर हर सीरीज के बाद लंदन जाते दिखाई देते थे। राजकुमार शर्मा से जब विराट कोहली के संन्यास के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली अभी फिट हैं और 5 साल क्रिकेट खेल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन्हें 10 साल के थे तब से जानते हूँ। तो फिर आप लोग बताएं कि विराट कोहली भारत छोड़ने पर आपका क्या राय है। भारत में नए टाइप का टूरिज्म आ चुका है, टेक्स टूरिज्म, और यह समझने में हमें मदद करेंगे वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, नेशनल हीरो जिन्होंने 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत में लाई और यह करने का उन्हें 11 करोड़ रुपए इनाम मिला। और इन पैसों में से 4.67 करोड़ यानी 42.5% लेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जो शेष बचे हुए 6 करोड़ रुपए हैं। मान लीजिए गुकेश जी ने सोच लिया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उस पर सरकार 12.5% कैपिटल गेन टैक्स लेगी। अगर ये एफडी बना दी तो उस पर इंटरेस्ट जो बनता है फिर एक बार 40% टैक्स लेगी, क्योंकि इंटरेस्ट को इनकम माना जाता है। और मान लो उन्होंने सोच लिया कि चलो भाई वर्ल्ड चैंपियन हूँ, थोड़ी इंडल्ज कर लेता है, एक फॉर्च्यूनर खरीद लेता हूँ, तो फॉर्च्यूनर के 25 लाख रुपए बेस प्राइस पर 25 लाख रुपए जीएसटी और कंपनसेशन सेस लगता है। इस टैक्स के पैसे से हमारे वर्ल्ड क्लास रोड बनेंगे। अब एक वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्हीं रोड पर गाड़ी चलाएगा तो अच्छा लगेगा। और मान लीजिए इन्हीं फॉर्च्यूनर पर बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और सोचते हैं चलो भैया डोली के टपरी पर चाय पी लेंगे, इसे उतरेंगे तो हमारी घटिया 200 AQI वाली हवा अपनी लंग्स में डालेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं टैक्स के पैसे से हमारी पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। तो भैया मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो सबसे पहले ज्यादा पैसे कमाओ, और दूसरा आपके टैक्स के पैसे कैसे यूज किए जा रहे हैं इसे नजर रखो। और इससे अच्छा एक बहन के बोल
आशीष को लगता है कि भाई गाली देने से करियर बन जाता है भाई, हैं? अगर ऐसा होता तो तेरे शो में जो भी आए सबका करियर बन जाता। आशीष सोलंकी पुलिस वाले, कुल्लू की मम्मी पुलिस वाली है, पर हम दोनों के बेड़े बोझ वाले हैं। ये महोदय समय रहना जो इंडियाज गॉट लेटेंट नामक अश्लील और गंदी बातों से भरा हुआ शो चलाते हैं। दुर्भाग्य हमारे देश और समाज का कि जो गाली देने वाले और अश्लील व गंदे शो चलाने वाले लोगों को सेलिब्रिटी मानता है। सेलिब्रिटी भी ऐसा वैसा नहीं, एजुकेशन का इवेंट है। अनअकैडमी ने इवेंट करवाया था जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा और पॉपुलर टीचिंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाता है। शर्म आनी चाहिए। क्या इस देश में पढ़े लिखे और अच्छे लोगों की कमी हो गई है जो ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को बुलाना पड़ रहा है? कहाँ जा रहा है आखिर हमारा समाज? समझ नहीं आ रहा क्या सीखेंगे यहाँ पढ़ने और देखने वाले बच्चे? अगर इस प्रकार के लोगों को अपना आइडियल मान रहे तो अब सरकार को हमारे सभी महापुरुषों का फोटो हटाकर इन्हीं महानुभावों का फोटो लगा देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे समाज को लीड कर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। या फिर ऐसे अश्लील और गाली गलौज वाले शो को बैन कर देना चाहिए। मैडम, टैक्सेशन ने टैक्स सिस्टम को इतना क्रिएटिव बना दिया है कि आपको पॉपकॉर्न खाने के पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि आप सॉल्टेड खाएं या कैरेमल। और जीएसटी का तो ये आलम है कि आप रोटी खाओ तो टैक्स, आप कपड़ा पहनो तो टैक्स, आप मकान में रहो तो टैक्स। अरे भाई, जब इतना टैक्स लगा ही रहे हो तो आदमी के सांस लेने पर भी लगा दो। दिल्ली वाली पोल्यूटेड हवा पर 12%, गाँव की हवा पर 18% और पहाड़ों की लग्जरी हवा पर 28% जीएसटी। लेकिन जब सरकार का इससे भी पेट नहीं भरा तो उन गरीब बच्चों पर भी टैक्स थोप दिया गया जो घर परिवार छोड़कर और भूख प्यास त्याग कर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। मैडम ने उनके एग्जाम फार्म पर भी 18% जीएसटी लगा दिया। इसलिए कहते हैं एजुकेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम टैक्सेशन, यानी शिक्षा टैक्स मुक्त होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताओ एजुकेशन टैक्स फ्री होना चाहिए या नहीं?